डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है 5.6 पाँचवें लेसन का छठा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, बर्ड्स एंड हनी बी, और साथ ही साथ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में मैं डॉक्टर रमाशंकर पांडे, प्रवक्ता जीव विज्ञान एच इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना अमेठी बताने जा रहा हूँ। आज का जो विषय है वह न केवल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एक सामाजिक सरोकार से भी संबंधित है, इसलिए हम सब के लिए यह जानना ज़रूरी है। क्योंकि प्राचीन काल से ही लिंग निर्धारण एक पहेली रहा है। भारतीय समाज, जो कि पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, हमेशा लड़के की चाहत रही है, और इस लड़के की चाहत ने कई बार आप सब आसपास के अपने परिवेश में देखें तो कई दंपति आपको ऐसे मिलेंगे जो लड़के की चाहत में कई लड़कियों को जन्म देते हैं, कई तरह के टोटके आजमाते हैं, बहुत सारे अंधविश्वास में पड़ते हैं, बहुत जगह ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं। आज का जो ये टॉपिक है उन्हीं अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए विज्ञान की तरफ से यह संदेश भी है और वह फैक्ट भी है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। हेनकिन साहब ने बहुत प्रारंभ में देखा था कि कोई ऐसी चीज़ है जो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, तो उन्होंने उसको जब कुछ उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो उन्होंने एक्स फैक्टर नाम दे दिया, तो एक्स नाम वहीं से पड़ा। तो आइए देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जीवों में कैसे होता है। तो जो इसमें कुल 5 प्रकार हैं। हम पहले फर्स्ट टाइप से चर्चा शुरू करते हैं, एक्स वाई मेथड। एक्स वाई मेथड में एक्स एक्स होता है फीमेल एंड एक्स वाई जिसका होता है वो होता है मेल, और इसका एग्जाम्पल है मैमल्स, यानी कि इसके अंतर्गत हम मनुष्य भी आते हैं। मैमल एक क्लास है, उसके अंतर्गत मनुष्य भी आते हैं। एंड ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है, यह भी इसके अंतर्गत आता है। इसमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स वाई मेथड टाइप का होता है, जिसमें मेल एक्स वाई होता है और फीमेल एक्स एक्स होता है। यहाँ पर हम देखें कि इसमें होता क्या है। एक्चुअली देखें, एक्स वाई मेल होता है यानी कि पुरुष होता है, और एक्स एक्स फीमेल होता है। अब यहाँ पर 2 प्रकार के गैमीट्स बनेंगे मियोसिस के बाद, एक्स और वाई। एक्स और वाई, जब यह एक्स फीमेल, और हमेशा फीमेल में ये होमोगैमेटिक होता है क्योंकि दोनों गैमेट्स एक्स एक्स प्रकार के ही होते हैं, जबकि मेल में हेट्रोगैमेटिक होता है, अर्थात एक्स और वाई 2 भिन्न प्रकार के गैमेट्स बनते हैं। इनकी स्पर्म में आधे स्पर्म 50% स्पर्म ऐसे होंगे जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, और बाकी 50% स्पर्म ऐसे होंगे जिसमें वाई क्रोमोसोम होंगे। तो यदि यह एक्स क्रोमोसोम युक्त स्पर्म इसके एक्स क्रोमोसोम युक्त ओवम से मिलेगा तो गर्ल होगी, इसका एक्स क्रोमोसोम इसके एक्स से फिर मिलता तो फिर गर्ल होगी। लेकिन अगर इसका वाई गुणसूत्र युक्त स्पर्म इसके एक्स से मिलेगा तो ये बॉय होगा, इसका वाई इसके एक्स से मिलेगा तो ये बॉय होगा। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं 2 बातें कि यह बॉय होगा, इसके लिए निर्धारित करने वाला फैक्टर यह फीमेल नहीं है बल्कि यह मेल है। अर्थात इन बच्चों की माँ इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं है कि यह बच्चा जो बेबी है वो गर्ल होगा या बॉय होगी। इसके लिए जिम्मेदार इसकी माँ नहीं है बल्कि कौन है, इसके पिता है। तो लिंग निर्धारण की भूमिका में गर्ल या बॉय ये क्या होगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पिता जिम्मेदार होता है, माँ जिम्मेदार नहीं होती। हमारे समाज में माताओं को भी इस बात के लिए दोष दिया जाता रहा है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि होने वाली बेबी, होने वाली संतान गर्ल होगी या बॉय होगी, इसके लिए जिम्मेदार इसकी माँ नहीं है बल्कि कौन है, इसका पिता है। पहली बात। दूसरी बात, गर्ल और बॉय दोनों की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो संभावनाएं हैं, वो 50-50% होती हैं। यानी 50% संभावना है कि बॉय होंगे और 50% यानी कि आधी संभावना है कि वह गर्ल हो सकती हैं। तो इस बात के लिए भी कोई चीज़ जिम्मेदार नहीं है। शुद्ध रूप से वैज्ञानिक और शुद्ध रूप से यह
प्राकृतिक है कि 50% संभावना है बॉय की या गर्ल की, और हमेशा हर बार संतान के समय। चलिए अब बात करते हैं कि इस वाई क्रोमोसोम में ऐसा क्या होता है जिसके लिए यह गर्ल के बजाय बॉय होता है। वाई क्रोमोसोम में ऐसा क्या होता है, तो ध्यान दें कि वाई क्रोमोसोम पे, वाई ये है वाई क्रोमोसोम जो मेल होने के लिए जिम्मेदार होता है। तो वाई क्रोमोसोम पे एक जीन होती है जिसको SRY जीन कहते हैं, SRY जीन, यानी कि इसको सेक्स रीजन ऑफ वाई, सेक्स रीजन है वाई गुणसूत्र पर, इसको SRY यानी कि सेक्स रीजन ऑफ वाई जीन कहा जाता है, या सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन भी इसको कहा जाता है। इसी क्षेत्र में यह जिस एम्ब्रियो में होता है 6 से 8 वीक में यह एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि 1.5 से 2 महीने में यह एक्टिवेट हो जाता है। कौन सा जीन? SRY जीन। और जब यह एक्टिवेट होता है तो एक खास तरह की प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है TDF। TDF मतलब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ध्यान रहे कि यह SRY जीन 1.5 से 2 महीने में एक्टिवेट हो जाता है उन एम्ब्रियोज में जिनमें वाई क्रोमोसोम होता है, जिसके फलस्वरूप TDF एक प्रोटीन बनती है। इस TDF को टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कहते हैं। अब यह टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर इंड्यूस द मेडुला ऑफ एम्ब्रियोनिक गोनैड्स, यह जो एम्ब्रियोनिक गोनैड होता है उसको प्रेरित करता है। किस बात के लिए प्रेरित करता है? टू डेवलप इनटू टेस्टिस, जिससे टेस्टिस का विकास हो। और जब इस टेस्टिस का विकास हो जाता है तो इसी टेस्टिस में बनता है टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रहे कि मेल हार्मोन सबसे, इसको ग्रुप कहा जाता है मेल हार्मोन्स का, यही जिम्मेदार होता है मेल के सारे कैरेक्टर्स के लिए। तो यह टेस्टिस बनाता है, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, हार्मोन है जो कि दैट इनिशिएट डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और इससे फिर मेल सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास होता है। आपको ताजुब होगा, मेल आर एक्चुअली मॉडिफाइड फीमेल्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मेल्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड फीमेल्स। जो नेचुरली स्ट्रक्चर होता है और उसका डेवलपमेंट होता है वो फीमेल का होता है। मेल, इस वाई क्रोमोसोम के कारण मेल का विकास होता है। अगर यह मेल का वाई क्रोमोसोम हटा दिया जाए तो उससे डेवलप होगा क्या? फीमेल डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, यहां पर ये 0 है, ये होता नहीं एक्चुअली। वाई क्रोमोसोम नहीं होता, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक गुणसूत्र कम है, ये 0 है, ओ नहीं है, 0 है। तो केवल एक गुणसूत्र यानी एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए 46 के बजाय 45 है। तो नेचुरली इसका जो विकास हुआ किसमें? फीमेल में हुआ, हाइपोप्लास्टिक ओवरी। लेकिन चूंकि इसके साथ का दूसरा गुणसूत्र नहीं है इसलिए हाइपोप्लास्टिक ओवरी, एक्स की वजह से ओवरी का विकास हुआ, लेकिन चूंकि दूसरा पार्टनर नहीं है, एक्स नहीं है, इसलिए हाइपोप्लास्टिक ओवरी यानी कि अंडर डेवलप्ड ओवरी, पूर्ण विकसित नहीं, जिसके कारण क्या हुआ? बॉडी तो फीमेल की बनी, टर्नर सिंड्रोम में बॉडी फीमेल की है, बट पुअरली डेवलप्ड जेनाइटल डक्ट्स, इमैच्योर फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया, और अंतोगता इसको कहेंगे कि नपुंसक होते हैं, पूर्ण विकास नहीं होता, वेल डेवलपमेंट नहीं होता। और इस एक गुणसूत्र की कमी के कारण जो सिंड्रोम जिसको कहा जाता है वो टर्नर सिंड्रोम होता है। अगर गुणसूत्र कम हो गए तो समस्या, और अगर ज्यादा हो गए तो भी समस्या। फॉर एग्जाम्पल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अगर XXY, आप ध्यान दें कि XY नॉर्मल मेल में होता है, XX नॉर्मल फीमेल में होता है, लेकिन यहाँ पर XXY गुणसूत्र अगर हो गए तो एक गुणसूत्र अधिक होने के कारण, ध्यान दें कि XY में एक गुणसूत्र X ज्यादा हो गया,
तो 46 के बजाय यहाँ पर कितने गुणसूत्र हो गए, 47 हो गए। तो ज़्यादा होने को क्या बोलेंगे, इसमें फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। अब चूंकि XY ये तो मेल था ही, लेकिन एक अतिरिक्त X होने के कारण ये हाइपोप्लास्टिक टेस्टिस होगा, यानी कि अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, पूर्ण विकसित टेस्टिस नहीं होगा। फिर आगे का रिजल्ट क्या रहा, XY के कारण इसका बॉडी मेल जैसा होगा ये, लेकिन नॉर्मल मेल जेनाइटल्स डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटलिया होते हैं, मगर ये नपुंसक होते हैं, फर्टाइल नहीं होते। अगर गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ तो निश्चित रूप से वे नॉर्मल नहीं होंगे, एबनॉर्मल होंगे। नाम उनके अलग अलग दिए गए हैं। अगला देखते हैं टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। ये बिल्कुल देखने में सामान्य लगते हैं। इनमें जैसे सामान्य लोगों में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 इनमें भी होते हैं। XY क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन हाइपोप्लास्टिक टेस्टिस होता है, यानी कि टेस्टिस अल्प विकसित होता है। बॉडी कैसी होती है इनकी, फीमेल बॉडी होती है। ध्यान रहे कि XY है, ये इनको मेल होना चाहिए था। जन्म के समय ये घोषित कर दिया जाता है कि ये मेल है, लेकिन करीब 12-13 साल की उम्र के बाद जो चेंजेस होते हैं उससे इनकी जो बॉडी बनती है वो फीमेल बॉडी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि XY होते हुए भी इनकी जो बॉडी है देखने में अपीयरेंस इनका फीमेल होगा, बट नो फीमेल जेनाइटल डक्ट्स, कोई फीमेल जेनाइटल डक्ट्स नहीं है। एबनॉर्मल फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया, एबनॉर्मल जेनाइटलिया होते हैं, अंग होते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है कि जन्म के समय ये सामान्य मेल की तरह होते हैं, इनमें टेस्टोस्टेरोन बनता भी है, लेकिन उस टेस्टोस्टेरोन का कोई रिसेप्टर नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन के पूरे ग्रुप को एंड्रोजेंस कहा जाता है। तो काज क्या है कि नो एंड्रोजन रिसेप्टर्स, क्योंकि शरीर में एंड्रोजन रिसेप्टर्स नहीं होते, इसलिए टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ती जाती है। अंत में ये एस्ट्रेडियोल में यानी कि फेमिनिन हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सारे कैरेक्टर्स इनके फेमिनिन के हो जाते हैं, फीमेल के हो जाते हैं। हार्मोन्स पूरा का पूरा टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है फीमेल हार्मोन्स में। एंडोजेनाइटल सिंड्रोम नेक्स्ट वन, इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज, लेकिन यहां भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। X गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रहे कि X गुणसूत्र के कारण इनकी फीमेल बॉडी होगी और इनमें ओवरी का भी विकास होता है, लेकिन इसमें एबनॉर्मलिटी क्या होती है कि फीमेल बॉडी एंड जेनाइटल डक्ट्स होते हैं। मैस्कुलिनाइज्ड एक्सटर्नल जेनाइटलिया, इनमें मेल जैसे कैरेक्टर्स का विकास होता है, मेल जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कारण क्या है, एक्सेसिव एड्रिनल एंड्रोजेंस प्रोड्यूस्ड। ध्यान रखें कि एड्रिनल ग्लैंड से ज्यादा मात्रा में एंड्रोजन बनता है। एंड्रोजन नर हार्मोन को कहते हैं। नर हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से ज्यादा बनने लगते हैं ड्यू टू वेरियस एंजाइम डिफिशियंसी, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, दूसरे एंजाइम डिफिशियंसी होती है, इसलिए एंड्रोजेंस ज्यादा बनते हैं, इसलिए फीमेल में मेल के कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं। आप ध्यान दें इस चीज को कि इसका एक पूरा ग्रुप है जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, एलजीबीटी के माध्यम से जो भी एबनॉर्मलिटीज होती हैं उसको एक्सप्लेन किया जाता है। LGBT, लेस्बियंस उनको कहा जाता है ऐसी फीमेल्स को जो फीमेल में इंटरेस्ट रखती हैं, उनको लेस्बियंस कहा जाता है। ऐसी फीमेल्स जिनका इंटरेस्ट फीमेल में होता है। नेचुरली क्या होता है, फीमेल का इंटरेस्ट मेल में होता है या मेल का फीमेल में होता है, लेकिन यहाँ में लेस्बियंस जो होते हैं वो फीमेल्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट फीमेल में होता है। गे, ये ऐसे मेल होते हैं जिनका इंटरेस्ट मेल में होता है, उनको गेज कहा जाता है, गे। बाइसेक्सुअल, ये ऐसे होते हैं जिनका मेल और फीमेल दोनों में इंटरेस्ट होता है, बाइसेक्सुअल का।
तीसरे होते हैं ट्रांसजेनिक, जिनको हम यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में जिनको किन्नर कहा जाता है, ये ट्रांसजेनिक होते हैं। एक्चुअली इनके साथ क्या होता है, ट्रांसजेनिक के साथ में इनका जन्म जिस सेक्स के साथ होता है, बड़े होने पर उनकी आइडेंटिटी उसमें नहीं रहती। जैसे जन्म के समय इनको मेल माना गया, लेकिन बाद में इनके शरीर की बनावट में जो अंतर आता है उसकी वजह से ये फीमेल हो जाते हैं। फीमेल के सारे कैरेक्टर्स, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स इनके दिखाई देने लगते हैं। ठीक उसी तरह ट्रांसजेनिक उनको भी कहा जाता है, हिजड़ा जिनको बोलते हैं, हिजड़ा या किन्नर कहा जाता है, कि जन्म के समय वे फीमेल थे, लेकिन बाद में उनमें मैस्कुलिन कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं, नर के कैरेक्टर, पुरुष के कैरेक्टर्स दिखाई देने लगते हैं, तो इनको ट्रांसजेनिक कहा जाता है। ट्रांसजेनिक वास्तव में यह एक सामाजिक समस्या है और बहुत से आदिकाल से हमारे समाज में इनको मान्यता मिली है। लेकिन देखा जाए तो थोड़ी देर आप अपने आप को रख के देखें कि आपने चोरी भी ना की हो और आपको लोग चोर कह रहे हो। वैसे ही कुछ स्थिति इनके साथ होती है। इनका जो मनोवैज्ञानिक स्तर होता है वास्तव में बहुत ही जटिल होता है। सामाजिक तौर पे इनको स्वीकार नहीं किया जाता, एवं परिवार के लोग भी इनको स्वीकार नहीं करते। जबकि इस पूरे मामले में, इस पूरी कंडीशंस में देखा जाए तो कहीं भी उस व्यक्ति की गलती नहीं होती, लेकिन दोष दिया जाता है। चाहे स्त्री को पुत्र के लिए दोष दिया जाए, गलत है। यहाँ पे जितने सिंड्रोम्स का मैंने एक्सप्लेनेशन किया, इसके लिए उस व्यक्ति को दोष दिया जाए, गलत है। लेस्बियंस, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेनिक को दोष दिया जाए, गलत है। क्यों? क्योंकि उनकी उस स्थिति के लिए जो जिम्मेदार है वो हार्मोन्स जिम्मेदार हैं, क्रोमोसोम्स जिम्मेदार हैं, जीन्स जिम्मेदार हैं। इसी कारण हमारे सबसे सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को समानता के आधार पर इन ट्रांसजेनिक जेंडर्स वालों को सम्मान दिया और समानता का अधिकार दिया। आप देखें, चाहे रिजर्वेशन आप कराने जाएं कहीं भी, उसमें 3 कॉलम मिलता है, मेल, फीमेल, अदर्स। अदर इन्हीं के लिए है, जो अदर शब्द आता है वो इन्हीं के लिए है। ना ये मेल है ना या फीमेल है। जन्म हुआ मेल के रूप में, बाद में फीमेल हो गए, तो ना तो मेल रहे ना फीमेल रहे। जन्म हुआ फीमेल के रूप में, बाद में मेल के रूप में इनकी पहचान हुई, तो इनको अदर्स में रखा गया। कानूनी रूप से इनको समानता प्रदान की गई। इसके बाद ये तो जो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी एबनॉर्मलिटीज की बात हुई। साथ ही साथ जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें भी अगर कोई एबनॉर्मलिटीज हैं तो उसका भी असर भ्रूण के विकास पर, जीवन पर पड़ता है। हम सभी मनुष्यों में मेल और फीमेल हार्मोन्स का परसेंटेज होता है जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। वास्तव में हार्मोन्स का बहुत गहरा असर हम सबके व्यवहार पर पड़ता है, बिहेवियर पे बहुत सीधा असर पड़ता है। तो कुछ ऐसे गुणसूत्रीय विकार होते हैं जो कि सेक्सुअल क्रोमोसोम में ना हो के ऑटोसोमल में होते हैं। जो 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें होते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, उसमें एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की संख्या सामान्य से ज्यादा होती है। सामान्य व्यक्ति में 46 होती है, यहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 होता है, 47 होता है। वो 47वां गुणसूत्र कौन से स्थान पे होता है, किस जोड़े पर होता है, तो 21वें जोड़े पर होता है। 21वां जोड़ा ट्राइसोमी होता है, यानी कि 3 होते हैं गुणसूत्र, 2 होने चाहिए, 3 होते हैं। उस 2 के बजाय अगर गलती से 3 गुणसूत्र हो गया 21वां जो डाउन सिंड्रोम में होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, शॉर्ट ब्रॉड हैंड, शॉर्ट हैंड होगा, मोटा हाथ होगा, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक अक्षमता होगी, बुद्धि का विकास कम होगा, ओपन माउथ, लार्ज टंग, ये सब सिम्टम्स होते हैं। कुछ सिम्टम्स हैं जो इसी कारण होते हैं कि 21वां जोड़ा जो है वो 2 के बजाय 3 हो गया। एडवर्ड सिंड्रोम, नेक्स्ट वन, ऑटोसोमल
प्रॉब्लम है इसकी भी। इसमें भी 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम हो जाता है। एक गुणसूत्र सामान्य से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि 18वां गुणसूत्र जो होता है, 18वां जोड़ी गुणसूत्र, वो ट्राइसोमी हो जाता है। इसमें 21वां डाउन सिंड्रोम में, एडवर्ड में 18वां। याद रखिएगा, कंपटीशन में जितना मैंने बताया इतने में से जरूर आता है, 100% आता है, हर साल आता है, बोर्ड में भी कंपटीशन में भी। तो एडवर्ड सिंड्रोम में 18वां जो जोड़ी गुणसूत्र है वो ट्राइसोमी हो जाता है, इसलिए टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 के बजाय 47 होती है। यह ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल कॉन्जेनाइटल मेल फॉर्मेशन ऑफ मेनी ऑर्गन्स, यानी कि बहुत सारे अंग हमारे ऐसे बन जाते हैं जो सामान्य नहीं होते। फॉर एग्जांपल हार्ट है, किडनी है, आई है, माउथ है, ये सब सामान्य जैसे नहीं होते हैं। और सीवियर मेंटल डिफिशियंसी और गंभीर मानसिक मंदता के शिकार होते हैं ऐसे बच्चे जिनमें एडवर्ड सिंड्रोम होता है। इसी के साथ ये जो पहला मेथड है जिसमें मैमल्स यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, जिसके कारण हमने इसका और डिटेल बताया कि ह्यूमन बीइंग्स एंड ड्रोसोफिला, ये भी इंसेक्ट है। ध्यान दें, इंसेक्ट 3 जगह आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो एक्स नॉट मेथड है उसमें भी इंसेक्ट्स है, और हैप्लोडिप्लॉयड मेथड है उसमें भी इंसेक्ट, यानी हनी बी, वह भी इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट में 3 जगह 3 कैटेगरीज मिलेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट मेथड जिसमें मैमल्स और ड्रोसोफिला आते हैं, XX मेल फीमेल एंड XY मेल। पहली लाइन फीमेल की है, दूसरी लाइन मेल की है। आप इसको लिख लेंगे, याद भी कर लेंगे, आपके लिए मददगार होगा। एक्स नॉट मेथड उसको कहते हैं जिसमें XX गुणसूत्र अगर दोनों हैं तब तो वह फीमेल होगा, लेकिन केवल एक होगा X, यहाँ Y या कोई दूसरा नहीं है, तो वह मेल होगा। ध्यान रहे, केवल X अकेला होगा, यहाँ पर अकेला होगा। तो ऐसा किसमें होता है? राउंडवर्म में और इंसेक्ट्स में होता है। ओके, अब दूसरा जो मेथड है यह वास्तव में XY मेथड का ठीक उल्टा है। इसलिए उल्टा है, इसलिए इसका अलग अल्फाबेट नाम दिया गया, अलग अल्फाबेट से इसको पहचान दिया गया। इसको XY दिया गया तो इसको ZW मेथड दिया गया, ZW, XYZ। ध्यान में XY एंड लास्ट अल्फाबेट Z, तो Z दिया गया। ZW मेथड में क्या होगा कि ZW यानी कि हेट्रोगैमेटिक अगर होगा, तो देखिए हम मनुष्यों में होमोगैमेटिक फीमेल होती हैं, बट यहां पर हेट्रोगैमेटिक फीमेल होती हैं, यानी कि Z के साथ जब W है, भिन्न प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। और अगर समान प्रकार के गैमेट्स बनेंगे कि Z और Z दोनों होमोगैमेटिक हैं तो वे मेल होंगे, जबकि हमारे में क्या हुआ, मनुष्यों में XY यानी कि हेट्रोगैमेटिक था तो मेल था, लेकिन यहाँ पर होमोगैमेटिक होगा तो मेल होगा। एग्जाम्पल में क्या क्या है? बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं एंड फिशेज हैं, इनमें ऐसी व्यवस्था होती है। Z नॉट यानी कि Z0 मेथड, सेम थिंग्स। Z के साथ अगर अकेला Z है, उसके साथ दूसरा सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो वह फीमेल होगा। और Z के साथ अगर Z है तो जैसे इसके पहले था तो वो मेल होगा। ऐसा पाया जाता है मॉस में और बटरफ्लाई में, मॉस पतंगा जिसको कहते हैं, और तितली में। एक खास मेथड जिसको हैप्लो डिप्लॉयड मेथड कहा जाता है, इसको हैप्लॉइड डिप्लॉयड मेथड भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है, हैप्लो डिप्लॉयड मेथड या हैप्लॉइड डिप्लॉयड मेथड। एन अनफर्टिलाइज एग, इसमें होता क्या है? अनफर्टिलाइज एग डेवलप्स इनटू मेल, उससे मेल का विकास होता है, और फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू फीमेल्स। जो फर्टिलाइज एग होगा उससे फीमेल, और जो अनफर्टिलाइज होगा उससे मेल। आइए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है हनी बी। काफी कुछ पूछा जाता है इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये है फीमेल एंड मेल। फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यानी 16 होते हैं। इसमें मियोसिस होती है और इसमें माइटोसिस होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर जो 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे,
जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाएगी, ये होगा। अगर ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो ये पुनः 32 हो जाएंगे और ये 32 फीमेल होंगी। और फीमेल देयर आर 2 टाइप्स, क्वीन एंड वर्कर्स। और ये जो मियोसिस के फलस्वरूप ये एग बनते हैं, इनसे सीधे मेल यानी कि ड्रोन का विकास हो जाता है और इस क्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। ध्यान रहे। यहां पर कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। फीमेल जो कि डिप्लॉयड है, इसमें 32 क्रोमोसोम्स हैं, 16 जोड़ी हैं। मेल जिसमें कि 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा मैंने बताया कि अनफर्टिलाइज एग डेवलप इनटू मेल्स। आगे भी पता चले आपको कि ये कैसे हुआ। फीमेल में मियोसिस होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें जो गैमीट्स बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए उसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, क्योंकि 32 के आधे आधे यानी कि 16-16 हो जाएंगे। तो ये गैमीट्स हो गए 16-16 वाले। 2 तरह के यहाँ पे ओवम बनेंगे, ओवा बनेंगे, ठीक है। और मेल जो है वो स्पर्म जो बनाएंगे उसमें सब में माइटोसिस के फलस्वरूप यानी कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती, वही की वही रहती है। तो 16 यहाँ है तो 16 यहाँ भी हो गया। तो यहाँ पर जो स्पर्म्स बनेंगे उसमें 16 की संख्या होगी गुणसूत्रों की। फर्टिलाइजेशंस में ये 16 इन 16 ओवम के साथ मिलकर फर्टिलाइज करते हैं, तो ये पुनः 32 का जाइगोट बनता है और इस जाइगोट से ही फीमेल का विकास होता है। ध्यान रहे, ये फीमेल दोनों होती हैं, क्वीन भी और वर्कर भी। ध्यान रहे कि क्वीन और वर्कर दोनों फीमेल होती हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि यह भी 2n यानी कि डिप्लॉयड है, यह भी 2n यानी कि डिप्लॉयड है, तो यह क्वीन कैसे बनी, यह वर्कर कैसे बनी? तो इसका आंसर है रॉयल जेली। क्वीन जिन एग से, जिन लार्वा से क्वीन का विकास करना होता है, उन लार्वा को रॉयल जेली खिलाई जाती है। केवल रॉयल जेली जिनको खाने को मिलता है उन्हीं से क्वीन का विकास होता है, बाकी को बी ब्रेड मिलता है और उनसे वर्कर का विकास होता है। केवल खिलाने के आधार पे, फूड सप्लीमेंट के आधार पे क्वीन का विकास होता है, उसका नाम दिया गया है रॉयल जेली। तो जिन एम्ब्रियोज को, जिन कह लीजिए एग से जिनका विकास हुआ भ्रूण का, उनको अगर रॉयल जेली खाने को मिली, उनको दी गई, तो उनसे विकास हुआ क्वीन का। और बाकी जितने भी हैं उन सबको बी ब्रेड कहा जाता है, उसको उनसे खिलाया गया, तो उनसे उनका वर्कर का विकास हुआ। तो यहाँ पे ये कंफर्म कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि रॉयल जेली खिलाने की वजह से क्वीन का विकास होता है, यद्यपि दोनों फीमेल होती हैं। दूसरा देखें कि अब ये जो दूसरे टाइप का एग है, इससे सीधे मेल का विकास होता है। मेल को यहाँ पे ड्रोन कहा जाता है और इस एग से सीधे चूंकि मेल का विकास होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस घटना को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल का विकास हो रहा है, इसलिए इस घटना को पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है, अनिषेक जनन। अब ध्यान दीजिए कि इस मेल की माँ तो है, क्योंकि ये अंडा है, इससे विकास हुआ, ये इस तरह आया, लेकिन इसका पिता नहीं है। इस फीमेल का यहाँ तो है, इनके जैसे इस फीमेल के माता पिता दोनों होंगे, क्योंकि 16 एक से मिला, 16 एक से मिला, तो यहाँ पे ये फादर हो गए, मदर हो गए, दोनों हैं, यहाँ पे फादर हो गए। तो इस फीमेल के तो माता पिता है, लेकिन इसके माता तो है लेकिन पिता नहीं है। इसके माता तो है लेकिन पिता नहीं है, बल्कि कौन है? सीधे दादा है। यहाँ पर आप ध्यान दें, चूंकि इसकी माता के पिता हैं, तो माता के पिता मतलब दादा हो गए, यानी हम नाना कह सकते हैं, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ग्रैंडसन तो है लेकिन इनके फादर नहीं है। उसी तरह देखें कि इस मेल के कभी
डॉटर नहीं हो सकती। इस मेल की कभी सॉरी सन नहीं, यहाँ पर डॉटर नहीं हो सकती, क्योंकि डॉटर तो होगी, सन नहीं होगा, क्योंकि सन हमेशा हैप्लॉइड रहते हैं। तो इस तरह से ये ध्यान दें कि हनी बी में इनका विकास होता है। हमें उम्मीद है कि आप सबके समझ में ये पूरा आज का टॉपिक आ गया होगा, जिसमें हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है आज का एपिसोड 7। आप सबको पसंद आया होगा। लास्ट में इस एक संदेश के साथ आज की बात मैं समाप्त करूंगा कि आज के समाज में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। विचार बदलें। धन्यवाद।